भाई आज ये अपनी पहली हरियाणा सीटी 2024 के लिए पहली क्लास अपनी आज। ठीक है, तो सबसे पहले जय गौ माता की भाई। ठीक है, आप गौ माता ने पूरा देश में अपना माता मानना भाई। ठीक है, तो हरियाणा सिटी 2024 के लिए क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा हरियाणा सिटी 2024 की तैयारी करना चाहता है, ठीक है, उसके लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। और जिसकी हरियाणा सिटी 2024 और हरियाणा पुलिस के लिए तैयारी करनी है, कृपया करके इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। ठीक है, तो हरियाणा सिटी 2024 के लिए जो सिलेबस रहने वाला है, एक बार थोड़ा बहुत उसके बारे में नजर मार देख कर लेंगे आप। ठीक है, तो मैथ भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हरियाणा जीके जो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया जीके इसमें अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटिकल पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी और स्टैटिक जीके, इन सभी चीजें ये। और इसके अलावा साइंस, सारी की सारी ऑल इंडिया जीके के अंदर आप इन चीजों को देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हिंदी वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, और इंग्लिश, और एक दो क्वेश्चन कंप्यूटर का भी अपन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हरियाणा सिटी 2024 में शायद 50% वाला क्वालिफाई नेचर हो जाए भाई, जो हरियाणा मेंस में बैठने के लिए जरूरी होंगे। यानी अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो जनरल वाले बच्चे को 50 नंबर लेने जरूरी है, ताकि आप जो हरियाणा में वैकेंसी निकलेगी उनके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकें। तो भाई बहुत ज्यादा वैकेंसी आने वाली है हरियाणा सिटी 2024 पे। ठीक है, क्योंकि जो पिछली 4.5 साल में सरकार पे कॉमन भर्ती ग्रुप डी की ही हुई है भाई। ठीक है, इसके अलावा जो पोस्ट बच जाती हैं एक्साइज इंस्पेक्टर की, टैक्सेशन इंस्पेक्टर की, या मान लेते हैं मंडी सुपरवाइजर है, क्लर्क है, पटवारी है, ग्राम सचिव है, ये सब जो वैकेंसी हैं इस पे पूरी होंगी भाई हरियाणा सिटी 2024 में। ठीक है, तो जो बच्चा अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, ठीक है, वो आज से ही अपनी क्लास देखना शुरू कर दे भाई। और लगभग भाई देखो कोशिश कर सकें ज्यादा से ज्यादा आप कंटेंट दे सकें आपको, ताकि आप हरियाणा सिटी 2024 क्वालिफाई कर सको। ठीक है, और उसके लिए आज अपनी पहली क्लास है भाई। ठीक है, और पहली क्लास में आप सबसे पहले मैथ की क्लास रहेगी। ठीक है, उसके बाद थोड़ी देर हरियाणा जी के भी करवाई जाएगी भाई। तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें इस चैनल को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। ठीक है, ताकि बहुत सारे बच्चों का भला उसके और ज्यादा से ज्यादा वो बच्चे सिटी क्वालिफाई कर सके। ठीक है, तो मैथ का पहला टॉपिक आज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम भाई, जो नंबर सिस्टम है वो मैथ का आधार है। क्या है? आधार है। जिस बच्चे का नंबर सिस्टम यानी हिंदी में बोलेंगे आप इसकी संख्या पद्धति, क्या बोलेंगे? संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। ठीक है, तो नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति, जिस बच्चे का टॉपिक क्लियर है, ठीक है, उसको आने वाले जो चैप्टर है मैथ के उनमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है भाई। ठीक है, तो कृपया करके इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक समझे और नोट करें भाई अपनी कॉपी में। ठीक है, तो पहला नंबर सिस्टम प्राकृतिक संख्याएं। क्या? प्राकृतिक संख्याएं। एक बात तो जब चैप्टर का नाम ही संख्या है तो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं अपन है? तो ये वो जो टॉपिक से ही पता लग रहा है भाई, संख्याओं के बारे में इस चैप्टर के अंदर अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई? हिंदी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। एक बात और भाई, जो अपन यहाँ टॉपिक करेंगे सिर्फ वो एग्जाम से रिलेटेड करेंगे, ना कि अपन है कि भाई बहुत ज्यादा एडवांस में करना है। ठीक है, अपन है
एमएससी नहीं करनी है मैथ में, ठीक है, सिर्फ वही ही क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो 29 ज्यादा भाई ध्यान से देखें और से अपनी कॉपी में नोट करें। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर क्या होते हैं भाई, एक बार थोड़ा आइडिया लगाएं कि नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से शुरू होके कहां तक, 1 2 3 4 5 कहां तक, इन्फिनिटी तक देखिए भाई इन्फिनिटी नजर आ रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनिटी तक वही सभी संख्याएं क्या होंगी, प्राकृतिक संख्याएं होंगी, या क्या बोलेंगे उनको, नेचुरल नंबर, क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। इतनी बात समझ में आई भाई। उसके बाद होल नंबर क्या बोलना, हिंदी में लिखो भाई पहला पूर्ण संख्याएं, क्या, पूर्ण संख्याएं, बस साथ साथ में नोट कर दे रही हो ताकि कल ना कोई दिक्कत ना आवे, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, होल नंबर, क्या बोलेंगे, होल नंबर। होल नंबर क्या है, जिसमें सिर्फ क्या आ जाएगी, एक जीरो और ऐड कर दें भाई, ठीक है। जो जीरो से शुरू होके कहां तक, इन्फिनिटी तक, कहां तक, इन्फिनिटी तक, वह सारी संख्याएं क्या होंगी, पूर्ण संख्याएं होंगी। प्राकृतिक संख्याएं 1 से इन्फिनिटी तक, क्या प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में आ रही हैं, आ रही है। तो इसका मतलब सारी की सारी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनके यहाँ पर क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या में डिफरेंट क्या है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में, सिर्फ जीरो का, किसका, जीरो का। तो यहां से क्वेश्चन पूछते हैं एसएससी या एचएससी कि फर्स्ट 5 होल नंबर का सम कितना होगा, कितना, यानी पहली 5 पूर्ण संख्याओं का जोड़ कितना होगा। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, पहली 5 संख्या कौन सी जोड़ ले हैं, 1 2 3 4 5, किसका जोड़ कर ले, इन पहली 5 संख्याओं का जोड़ कर लेते हैं भाई। तो इनका जोड़ कितना आया, 5 से 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। और एसएससी या एचएससी सबसे पहले ऑप्शन में क्या डालेगी, 15, ताकि बच्चे एकदम टिक करें और सर्कल को ब्लैक कर दें, ठीक है। लेकिन पहली 5 संख्याएं होल कौन सी हैं, बस जीरो भी तो है, क्या है, जीरो भी तो है। तो 0 1 2 3 4 5, तो पहली होल 5 यानी पहली पूर्ण संख्या 5 कौन सी हुई, जीरो से शुरू होंगी, कहां से शुरू होंगी, जीरो से, 0 1 2 3 4, ये पहली 5 पूर्ण संख्या तो ये हुई। तो इनका जोड़ कितना, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 में 0 ऐड कराएंगे तो 10, कितना या 10। और सबसे लास्ट में ऑप्शन मिलेगा डी 10, क्योंकि इसका आंसर सही क्या है, 10। समझ में आई बात भाई, ठीक है। यानी पहली 5 पूर्ण संख्या का जोड़ कितना होगा, 10, क्योंकि इसमें क्या शामिल है, जीरो। समझिए भाई इतना। उससे आगे क्या है, इंटीजर नंबर, क्या है, इंटीजर नंबर। उनके क्या बोलेंगे हिंदी में, पूर्णांक संख्याएं, क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्याएं। समझ में आ रहा है भाई, पूर्णांक संख्याएं, यानी जो भाई समझ में आनी एक बार बोल दियो, ठीक है, ताकि आप उसकी दोबारा रिपीट कर सकें, ठीक है। तो इंटीजर नंबर कौन से होंगे, जिस जो माइनस से शुरू होंगे, यानी माइनस इन्फिनिटी, या साधारण भाषा में बोल रहा जिसकी आप कि माइनस वाले भी इसमें ऐड हो जाएंगे भाई, ठीक है। कहां तक, इन्फिनिटी तक, यानी माइनस, जीरो और पॉजिटिव, ये सारी संख्याएं क्या होंगी, पूर्णांक संख्याएं, क्या होंगी, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। यानी इसमें क्या शामिल कर दिया अपने, जो नेगेटिव संख्याएं हैं, जो माइनस वाली संख्याएं हैं, वो भी क्या कर देंगे इसके अंदर ऐड कर देंगे। और जो होल नंबर थे 0 1 2 3, उनसे मिला के क्या बन जाएगी, अपनी पूर्णांक संख्या बन जाएंगी, जिसकी बोलना आप इंटीजर नंबर इंग्लिश के अंदर। यानी सारे के सारे जो पूर्ण संख्याएं हैं, जो होल नंबर है, वो किसके अंदर आ रहे हैं भाई, इंटीजर नंबर के अंदर आ रहे हैं, यानी जिन 3 दिमाग बोलना पूर्णांक संख्याएं। तो इसका मतलब सारी की सारी पूर्ण संख्याएं क्या हुई, पूर्णांक संख्याएं हुई और इंटीजर नंबर हुए, यानी प्राकृतिक संख्याएं भी इसके अंदर शामिल है। तो प्राकृतिक संख्याएं भी आप क्या कैस का, इंटीजर कैस का, यानी क्या कैस का, पूर्णांक संख्याएं कैस का। तो पूर्ण संख्या भी क्या कैस का, पूर्णांक, क्योंकि पूर्ण भी और प्राकृतिक भी दोनों की दोनों किस में आ रही है, पूर्णांक में आ रही है।
तो इसका मतलब ये कि हुई पूर्णांक संख्या है। समझ आ गया भाई। इंटीजर में सिर्फ क्या आ जाएंगे, नेगेटिव वाले और पॉजिटिव वाले और जीरो। ठीक है, उसके बाद परिमेय संख्याएं, क्या बोलेंगे, परिमेय संख्याएं, या इंग्लिश में बोलेंगे रैशनल नंबर। परिमेय परिमेय संख्याएं, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे इनको, रैशनल नंबर। क्या बोलेंगे, बस ध्यान से समझते रहना और साथ में नोट कर दे रहो यहाँ। रैशनल नंबर शॉर्टकट फॉर्म लिख दिया भाई नंबर की, एन ओ। ठीक है, रैशनल नंबर कौन से होंगे भाई, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो और क्यू नॉट इक्वल टू क्या हो, जीरो। क्योंकि किसी संख्या के नीचे अगर अब किसी संख्या को जीरो से डिवाइड करा तो वह सारी संख्या क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाती है, क्योंकि जीरो किसी को डिवाइड कर नहीं सकता। ठीक है, तो उसकी इसमें आ जाएंगे इन्फिनिटी। किसी का भी नीचे जीरो हो भाई तो क्या आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी। यानी जीरो कभी भी किसी को डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, यानी रैशनल नंबर या परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, जो पी बाई और क्या नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो किसी के भी नीचे नहीं हो सकता, या जीरो किसी को भी डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि वैसे उसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, पी बाई क्यू की फॉर्म मतलब वह संख्या है जो बटा में हो, साधारण भाषा बोल रहा आप, वह संख्या है जो बटा में हो, यानी 1/2, यानी 1/2 या 4/2 भी, क्योंकि डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, यानी 1/2 को डिवाइड करने के बाद क्या होगा, 0.5। ठीक है भाई, यानी भाग देने पर एक को क्या होगा, 0.5। लेकिन जो संख्याएं पूर्णतः विभाजित ना हो, यानी पूरी पूरी भाग ना हो, ठीक है, वह संख्या किस में आवेंगी, वह संख्या अप्रिमेय में आवेंगी भाई, वह परिमेय नहीं हो सकती। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है 5/4। देखिए एक बार भाई, पूर्णतः डिवाइड होएगा ना, 4 एकम 4 पॉइंट, 1 बच गया, 4 दूनी 8, फिर 2 बच गया, ये पूर्णतः है भाई, ये तो किसमें आ जाएगा, परिमेय में। इसका एग्जाम्पल 3 से 5 को 3 से डिवाइड करिए भाई, 3 एकम 3 बच गया 2, 3 सिक्के 18, 3 सिक्के 18। ये तो फिर भाई रिपीटिंग वाली संख्या होगी, रिपीटिंग भी इसी में आवे है, किसमें आवे है, परिमेय में। वो ऐसे मिलेगी जिस तरह पाई का मान है भाई, सच्ची पाई का मान क्या है, 22/7। 22/7 क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखो 22 को 7 से डिवाइड करियो, 7 या 21, 7 एकम 7, 7 चौका 28, 7 दूनी 14, इस तरह चलता रहेगा भाई, यो कड़ियां भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, ना रिपीट हो रहा है डिवाइड होने के बाद, तो ये कौन सी संख्या हुई, अपरिमेय संख्या। ये कौन सी हुई, अपरिमेय संख्या। क्लियर है भाई, परिमेय है। दोबारा बताऊं, एक बार दोबारा सुन लो, जो पी बाई क्यू की फॉर्म हो वो कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या, यानी जो बटा वाली संख्या हो, यानी बटा वाली 1/2, जो पूर्णतः विभाजित हो यानी डिवाइड हो, जो डिवाइड होगी वह संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या। लेकिन ऐसे π/7 है, जिस तरह इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो कहीं भी जाके डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब यहाँ कौन सी संख्या है, अपरिमेय। ये संख्या किस में नहीं आवेंगी, परिमेय में नहीं आवेंगी। आई बात समझो भाई, क्लियर इतनी बात। ये संख्या किस में आवेंगी, अपरिमेय में आवेंगी, किस में आवेंगी, अपरिमेय में। ठीक है, उसके बाद पंचमी कौन सी है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, बस स्पेलिंग तो उसका है, क्योंकि अपनी इंग्लिश इतनी मजबूत नहीं है। इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन सी संख्या होंगी, जो रूट में हो, जिनका पूरा रूट ना हो। ठीक है, एक बात और भाई, जो पूर्णांक संख्या थी वह सारी सारी क्या है, परिमेय संख्या भी हैं। यह बात ध्यान कर लेना, पूर्णांक संख्या सारी सारी क्या है, परिमेय है, यानी रैशनल नंबर। क्यों, 3 का नीचे 1 लगा दो भाई, है बात समझ में। 3 ने 1 पर डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, 3, यानी संख्या के नीचे सबका क्या है, 1। तो यह पी बाई क्यू की कंडीशन फॉलो करे, तो इसका मतलब पूर्णांक संख्या क्या हुई, परिमेय संख्या हुई। ठीक है भाई, और जो आज भाई अब इस पर जो अपनी संख्या दिया है, परिमेय संख्या या इरेशनल नंबर। ठीक है, जिनका पूरा रूट ना हो, ठीक है, वो सारी संख्या क्या होंगी, अपरिमेय। जैसे पाई है, जो पूरी पूरी डिवाइड नहीं होती, पाई का मान 22/7 हुआ भाई। ठीक है, वह भी सारी संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है, जो पूर्णतः विभाजित ना हो, वह सारी सारी क्या है, अपरिमेय है। उसके बाद आता है भाई रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर हिंदी में क्या बोल रहे हैं भाई, वास्तविक संख्याएं। क्या बोल रहे हैं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कौन सी है,
ये जितनी सारी की सारी अपने करी है, ये सारे के सारे क्या हैं? रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। आई बात समझना भाई? समझ गए यहां तक? ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से स्टार्ट हो, पूर्णांक पूर्ण संख्याएं जो 0 से शुरू हो, और पूर्णांक संख्याएं जो माइनस वाली भी, जीरो वाली भी और पॉजिटिव भी हो, और परिमेय संख्या जो पी बाई क्या की फॉर्म हो, क्या नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और जो पूर्णतः डिवाइड हो, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं जो रूट में हो, जिनका पूरा रूट ना हो, यानी पूरा वर्गमूल ना हो, ठीक है, और पाई जो पूर्णतः विभाजित ना हो, सारी क्या है? अपरिमेय है। और इन सबने क्या बोलेंगे? रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याएं। कर लो, इतना क्लियर है? जिसका बात ना समझ में आई हो भाई, एक बार वीडियो पीछे करके देख लेना, ठीक है। और इस चैनल को ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करना भाई, अगर क्लास पसंद आई हो तो, ठीक है। ठीक है, आगे इससे भाई, इससे आगे एक बार भाई बोर्ड साफ कर लें। इससे आगे क्या है? सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए भाई। तो भाज्य संख्याएं, अच्छा उसके बाद अगली कौन सी है? सम संख्याएं। कौन सी? सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी है भाई? ये तो अपन है 8वीं 9वीं 10वीं क्लास तक पढ़ते लग रहे हैं, ठीक है। तो सम संख्याएं कौन सी है? जो मास्टर क्या बताया करता भाई, जो दो तय डिवाइड हो, यानी दो तय भाग हो, सारी संख्याएं कौन सी होंगी? सम संख्याएं। इंग्लिश में बोलते हैं हिंदी इवन नंबर। क्या बोलोगे? इवन नंबर, ठीक है। जैसे कि 2, यानी 2, 4, 6, 8, 10, ये सारी की सारी संख्याएं कौन सी हैं? सम संख्याएं हैं, क्योंकि ये सारी सारी किस पर डिवाइड हुए हैं? 2 पर डिवाइड हुए हैं, यानी 2 पर भाग हुए हैं। ये सारी संख्याएं कौन सी हुई? सम संख्याएं। कौन सी हुई? सम संख्याएं। इसके बाद कौन सी है भाई? विषम संख्याएं, ओड नंबर। इंग्लिश में क्या बोलोगे? ओड नंबर। विषम संख्याएं कौन सी है? जो सम संख्या नहीं होती, यानी जो 2 पे भाग नहीं होती। तो इनके बीच की कौन सी रहेगी? 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सारी की सारी क्या है? विषम संख्याएं। क्या है? विषम संख्याएं। उसके बाद है भाई अभाज्य संख्याएं। कौन सी? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलना है? प्राइम नंबर। क्या बोला? प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या कौन सी होगी? नाम से पता लगने लग रहा है जो भाज्य ना हो। अभाज्य यानी जिसके अपने खुद के स्वयं का और एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड ना हो, ठीक है। यानी कि साधारण भाषा में समझेंगे आप, जिसके टुकड़े ना उसका है, जिसके टुकड़े ना उसका है, वह सारी संख्याएं कौन सी होंगी? अभाज्य संख्याएं होंगी। जो सिर्फ खुद पर डिवाइड हो, यानी और उसके अलावा एक पर विभाजित हो, यानी एक पर डिवाइड हो, वह सारी संख्या कौन सी होंगी? अभाज्य संख्याएं। इंग्लिश में बोलेंगे प्राइम नंबर। क्या बोलोगे? प्राइम नंबर। जैसे कि 2 है भाई, ठीक है, एकमात्र सम संख्या ही है जो अभाज्य संख्या है, 2, ठीक है। उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है। उसके बाद भाई 11, उसके बाद शाबाश बोलो 13, उसके बाद 17, क्योंकि ये सारी कौन सी है? अभाज्य संख्या। क्यों है? देखो, हाँ, एक पर डिवाइड और खुद पर डिवाइड, एक पर डिवाइड और खुद पर डिवाइड, एक पर डिवाइड और खुद पर डिवाइड, ये सारी सारी क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या है अभाज्य संख्या की? दोबारा सुन लो। तो स्वयं पर यानी खुद पर डिवाइड हो, यानी और एक पर डिवाइड हो, सिर्फ 2 गुणनखंड हो, खुद का और एक का, वो सारी संख्या कौन सी होंगी? अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। क्या बोलोगे? प्राइम नंबर। 2 सम संख्या ही, ठीक है, कि एक अभाज्य संख्या है। कई बार क्वेश्चन पूछ देते हैं कि ऐसी सम संख्या कौन सी है जो अभाज्य संख्या है, तो आंसर के दोगे 2, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन बना भाई, एक क्या है? एक क्यों नहीं आया इसमें अभाज्य में? क्योंकि एक का खुद ही गुणनखंड एक है, इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन फॉलो नहीं करता अभाज्य संख्या की। क्योंकि डेफिनेशन क्या है अभाज्य संख्या की या प्राइम नंबर की? जो खुद पर डिवाइड हो और इसके अलावा एक पर डिवाइड हो, वह कौन सी होंगी? अभाज्य संख्याएं। उसके बाद कौन सी है? भाज्य संख्याएं। कौन सी है? भाज्य संख्याएं।
ठीक है, यानी को प्राइम, क्या बोलेंगे, को प्राइम। ठीक है, बाध्य संख्याएं, तो बाध्य संख्या कौन सी है, जिसके अलावा मान लेते हैं एक गुणनखंड हो और स्वयं पर डिवाइड हो, और इसके अलावा एक अन्य और गुणनखंड हो, वह सारी संख्या कौन सी होंगी, अबाध्य बाध्य संख्याएं होंगी। कौन सी होंगी, बाध्य संख्याएं। तो एग्जांपल दो भाई इसका, क्या एग्जांपल, एक कोश का नहीं, ठीक है, यू किस में आवेगा, विषम संख्या में। एक पूछा नहीं, एक कौन सी संख्या है, सिर्फ उसका आंसर एक ही है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। अगर एक क्वेश्चन पूछा नहीं एक कौन सी संख्या है, तो आंसर दे दे सम, विषम, सम, विषम या बाध्य या अबाध्य, तो एक ही है, विषम संख्या है। ठीक है, उसके बाद कौन से है इसका भाई, 4, शाबाश। तो हमेशा बाध्य संख्या करता स्टार्ट होगी 4 से स्टार्ट होगी। कहां से स्टार्ट होगी, 4 से, क्योंकि 4 ऐसी ही संख्या है जो इसको फॉलो करे कंडीशन को, यानी 1 पे डिवाइड हुआ है, 2 पे डिवाइड हुआ है और 4 पे डिवाइड हुआ है, यानी एक और स्वयं के अलावा एक अन्य गुणनखंड भी है जो किस पे डिवाइड हो रही है, या 2 पे। ठीक है, यानी बाध्य संख्या करते स्टार्ट होगी जो 4 से शुरू है, 4, 6, उसके बाद 8, 9, 10, 12, शाबाश, 14, 15, ठीक है, 16, ये सारी सारी क्या हैं, बाध्य संख्याएं हैं। क्या है, बाध्य संख्याएं हैं। आई समझ में भाई, कर लोगे। उसके बाद सह अबाध्य संख्याएं, सह अबाध्य संख्याएं। अच्छा, सह अबाध्य संख्या में वो है जिसमें सिर्फ एक ही कॉमन हो, के हो, एक ही जोड़े हुए भाई हैं, जिस तरह ऑप्शन में जोड़े मिलेंगे 5 और 7। अच्छा नहीं बताओ, एक के अलावा ये किसी और पर डिवाइड हुआ है, नहीं होंगी, सिर्फ इनका कॉमन क्या है, एक ही है, तो ये क्या हुई संख्या, जोड़ा मिला भाई ऑप्शन। पहले ऑप्शन दे देगा वो ऐसे, ए ऑप्शन है 5 और 7, बी ऑप्शन है, अच्छा तो ए 5 और 7 है, और बी क्या है, मान लेते हैं कुछ भी 3 और 7, ठीक है। उसके बाद सी ऑप्शन दे देगा इनका 4 और 9, ठीक है, या 11 और 15, डी के दे देगा 11 और 15, ठीक है, जिसका देखो भाई इनमें है 5 और 7 में अलावा एक के अलावा कोई और है, कॉमन है, ठीक है, इनका एचसीएफ कह सकते हैं आप, यानी एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन फैक्टर एक के अलावा इनमें कोई एचसीएफ 3 और 7 में और 4 और 9 में 2 है, लेकिन 2 तो 9 ने थोड़ी डिवाइड करेगा भाई, बस में दोनों को डिवाइड करना होना चाहिए कि वो जिसमें 4 और 9 है, इसमें 2 है, तो आप कह रहे हो कि 4 2 पर डिवाइड हुआ है, लेकिन 9 को डिवाइड करे को नहीं करता, ठीक है। तो इसका मतलब है यू भी क्या है, सह अबाध्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनमें एक के अलावा कोई और कॉमन नहीं है, कोई और फैक्टर नहीं है, कोई और एचसीएफ नहीं है। उसके बाद 11 और 15, 11 और 15 में भी एक पे होंगे दो, ठीक है, तो ये क्या है अपनी सह अबाध्य संख्याएं, ठीक है। तो ये अपनी कुछ संख्याएं थी भाई, इनकी आज एक बार रिपीट कर लियो और याद कर लियो, ठीक है। आज अपनी थोड़ी पहली क्लास थी, ठीक है, तो आपको क्लास पसंद आई हो तो शेयर और सब्सक्राइब और लाइक तीनों कर दियो, ठीक है, और इतना थोड़ा रिवीजन कर लियो भाई, ठीक है। और उसके बाद थोड़ी देर आप रैना जी को इसी क्लास में करा देते हैं, ठीक है, 5 मिनट के ब्रेक के बाद, ठीक है। अच्छा भाई, अपना रेस्ट हो लिया, ठीक है, अब हरियाणा जी के कराऊंगे थोड़ी देर, ठीक है। तो हरियाणा का गठन, ये है हरियाणा का गठन भाई, साथ साथ में उतार लियो, ठीक है, कॉपी पे। जो बच्चा कॉपी उतारेगा नहीं, कल ने एक बार देखेगा तो उसका याद हो जाएंगे, ठीक है। एक बार क्लास देख ली, एक बार दोबारा फिर क्लास देख ली यूट्यूब पे, ठीक है। तो हरियाणा गठन कराएंगे भाई आज। हरियाणा जी के बारे इंपॉर्टेंट है हरियाणा सिटी 2024 के लिए, क्योंकि 25% हरियाणा जी की आएगी, क्या आएगी, 25% हरियाणा जी के हरियाणा सिटी में आएगी, ठीक है। तो भाई सीधे क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है, तो अपने 50 नंबर चाहिए, तो 25 की तो हरियाणा जी की होगी, तो इंपॉर्टेंट तो है, यानी 25 में 20-22 क्वेश्चन आम बात है भाई, ठीक हो जाएंगे अगर आप जो मैं कराऊंगा वो कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद रीजनिंग भी कराएंगे, ठीक है।
और पॉलिटिकल हिस्ट्री जियोग्राफी ये भी क्लास डालेंगे यूट्यूब पे, ठीक है। तो हरियाणा का गठन देख लो एक बार आज भाई। अच्छा, हरियाणा का गठन कैसे हुआ, ये सारी बात आप 1757 तक लेके और 1966 तक पढ़ेंगे भाई। इसके अंदर सारा हरियाणा का इतिहास है, क्या है 1757 तक 1966। तो हरियाणा का इतिहास, हरियाणा का इतिहास जो शब्द मैंने बोले हरियाणा का इतिहास, ये एक पुस्तक भी है भाई, क्या है यह पुस्तक भी है। तो हरियाणा का इतिहास पुस्तक किसने किसने लिखी थी भाई, सोचो भाई, हरियाणा का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी थी, पंडित श्री राम शर्मा, पंडित श्री राम शर्मा। तो इसका आंसर क्या होगा, पंडित श्री राम शर्मा। कहां के रहने वाले थे भाई ये, जज्जर। और अगर पहले पूछा है तो जज्जर किस में करता, रोहतक में, किस में करता, रोहतक में, ठीक है, समझिए भाई, ठीक है। तो 1757 का बस देखो, जो क्लास देखेगा नोट्स बनावागा और डेली अपनी तैयारी कंटिन्यू रखेगा तो उसका आराम से हरियाणा सिटी क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी, मेंस में क्या इससे थोड़ी दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी अपन, ठीक है। हाँ, तो उसमें थोड़ा जोर है फालतू लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्रीम छंटका भाई, तो क्रीम में कंपटीशन तो होगा, तो कंपटीशन के खतरा अपन जोर लगाना पड़ेगा। ताकि अगर एक बच्चा 4 घंटे पढ़ा है तो दूसरा बच्चा ने इससे आगे निकलना है तो कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, 5 जी आगे निकलेगा, ठीक है। अगर आप 5 पढ़ेगा हो तो दूसरा बच्चा 6 पढ़ेगा, तो कंटिन्यू उसके बाद भाई मेहनत इतनी कर देंगे कि ताकि अपना क्लास से 5-5 घंटे लगातार लेनी हो, ठीक है, 2-2 3-3 दिन में हरियाणा जी के रिपीट करनी हो, ठीक है। उसके बाद तो हरियाणा गठन किस प्रकार हुआ, ये सारी बात आप इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो 1757 से 1966, ठीक है। तो भारत में, जब भारत की बात कर लेते हैं थोड़ी, ठीक है, उससे पहले हरियाणा बताने से पहले, भारत शुरू में किसके अधीन था, किसका गुलाम था, मुगलों का शुरू में। उससे पहले आप आर्य थे भाई, आर्य तो आज आप भूल गए, ठीक है। आर्य तो आप बिल्कुल ही पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं, यानी अपना पश्चिमी सभ्यता पूरी तरह आ गई होगी, हो नहीं गई भाई। देखो अब कैसे होगी पश्चिमी सभ्यता, आर्य का जन्मदिन नहीं मनाते थे, क्योंकि अपने दिन के लिए हर रोज नया दिन था, ठीक है। क्योंकि सुबह उठते आप क्या करे करते, यज्ञ करे करते, क्या करे करते, यज्ञ करे करते, ठीक है। तो लेकिन आज के हैं जन्मदिन मनाएंगे, और जन्मदिन मनाने का तरीका देखो, चलो मनाने लग गए, तरीका क्या है भाई, केक काटना है, उसका कोई फायदा है, उसका प्रकृति ना कोई लाभ हुआ है, कुछ भी लाभ होता भाई, ठीक है। तो कृपया करके इन चीजों की बजाय आप जन्मदिन पे हवन भी कर सकते हैं, या कोई पौधा लगा सकते हैं जो ऑक्सीजन देगा अपन है, ठीक है। तो आज भाई उसके बाद भारत शुरू में किसका दिन था, मुगलों का, तो हरियाणा भी उस समय किसका दिन था, मुगलों का। मुगलों के बाद 1600 ईस्वी में कौन आया है, कौन आया है, अंग्रेज, शाबाश, कौन आया है, अंग्रेज। फिर किसका दिन आ गए, अंग्रेजों का है, किसके आगे, फिर थोड़े कुछ समय तक 1757-58 में किसका शासन रहा, हरियाणा पे मराठों का, ठीक है, किसका, मराठों का कुछ समय तक। उसके बाद फिर अंग्रेज, उसके बाद फिर अंग्रेज। तो एचएससी ने एक प्रश्न पूछा था कि अंग्रेजों से पहले हरियाणा पर किसका शासन था, तो किसका शासन था, आंसर दोगे मुगलों का, किसका, मुगलों का, ठीक है। समझिए, अंग्रेजों से पहले किसका शासन था, मुगलों का, ठीक है। 1757-58 में हरियाणा पर किसका शासन था, मराठों का, ठीक है, मराठों का। इस तक भाई 1803 ईस्वी में, इसमें 3 ईस्वी में सुरजी अर्जुन गांव की संधि होती है, सुरजी अर्जुन गांव की संधि किसके किसके बीच में, मराठों और अंग्रेजों के बीच में, मराठों और अंग्रेजों के बीच में किसकी संधि हुआ भाई, 1803 ईस्वी में सुरजी अर्जुन गांव की संधि। और सुरजी अर्जुन गांव जो है वो वर्तमान में कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है भाई। अपना शब्द नोट्स बना लियो अपनी कॉपी में, ठीक है, अपना शब्द लिख दे रही हो, ठीक है, जिस तरह आपने समझ में आ गया, ठीक है। तो मराठों और अंग्रेजों भी इसमें क्या 1803 में कुछ जो हरियाणा की रियासत थी उन पर किसका अधिकार हो जाए, अंग्रेजों का, सुरजी अर्जुन गांव की संधि के बाद, ठीक है, ठीक है। जिस तरह कुछ रियासतें रह जाए भाई, जिस तरह पटौदी, ठीक है, या चचरौली, इस तरह की रियासतें कुछ रह जाती हैं,
तो इस तक क्वेश्चन बनया कि 1809 और 10 में 1809-10 ईस्वी में पूर्णतः अधिकार यानी पूर्णतः अधिकार रहना पे किसका हो गया? अंग्रेजों का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अंग्रेजों का पूर्णतः अधिकार कब होया रहना पे? तो आंसर क्या होगा? 1809 और 10 यानी 1809 और 10 ईस्वी में पूरा में हरियाणा पे कब्जा किसने कर लिया? अंग्रेजों ने। क्योंकि जो थोड़ी बहुत रियासत रह गई थी उनका कोई किसी का प्रकार का उन पर किसी का हक नहीं था, यानी वो किसी का दीन नहीं थी। तो अंग्रेजों ने क्या सोचा, भाई जो रियासतें बची हैं इन पर भी कौन अधिकार कर ले? अंग्रेज। कि हम इस पर भी क्या कर ले? अधिकार कर ले। यानी 1809-10 ईस्वी में पूर्णतः अधिकार किसको हो गया? हरियाणा पे अंग्रेजों का। ठीक है। उसके बाद जब आप किसी के दिन गए तो हरियाणा वाले कहीं है गुलामी से ही करे नहीं करते भाई। ठीक है। तो हरियाणा में सारी जगह क्यों गया? विद्रोह होना स्टार्ट हो गया भाई, अंग्रेजों को दबाने का काम करने लगे। तो कुछ विद्रोह हुए बीच में। क्या हुए? विद्रोह। तो विद्रोह अब डिटेल में ही पढ़ा है भाई। ठीक है। तो मैं नोट कर लियो। पहले क्या है? हरियाणा का इतिहास, यानी हरियाणा का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी? पंडित श्री राम शर्मा ने। कहां के रहने वाले थे? झज्जर के। झज्जर पहले किस में था? रोहतक में। ठीक है। उसके बाद 1803 ईस्वी में, इससे पहले 1757-58 में कुछ समय तक मराठों का अधिकार रह हरियाणा पे। ठीक है। उसके बाद 1803 ईस्वी में सुरजी अर्जुन गांव की संधि होती है। सुरजी अर्जुन गांव की संधि में क्या था? मराठों और अंग्रेजों के बीच हुई और कुछ रियासतों पर किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का। उसके बाद ये सुरजी अर्जुन गांव कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। उसके बाद 1809-10 ईस्वी में पूर्णतः अधिकार हरियाणा पर किसका हो गया? अंग्रेजों का। ठीक है। यानी पूरे हरियाणा पर किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का। अब अंग्रेजों का विद्रोह करने लग गए हरियाणा के लोग। तो वे विद्रोह कौन कौन से हुए उनका बारे में वही बापा आगे बढ़ाएं। ठीक है। एक बार भाई बोर्ड साफ कर लिया। हम अच्छा, सबसे पहले 1814 ईस्वी में, इसमें 1814 ईस्वी में विद्रोह हुआ। उसके बाद 1818 ईस्वी में विद्रोह हुआ। उसके बाद 1818 ईस्वी में विद्रोह हुआ। उसके बाद 1824 ईस्वी में विद्रोह हुआ। ईस्वी है भाई यू। ठीक है। सबका पाछा लगा लियो। उसके बाद 1835 ईस्वी में विद्रोह हुआ। उसके बाद 1843 ईस्वी में विद्रोह हुआ। उसके बाद 1839 ईस्वी में विद्रोह हुआ। तो दिखा भाई नीचे तक 1849 ईस्वी में विद्रोह हुआ। ठीक है। ये सारे विद्रोह हुए 1814 में, 1818 में, 1818 में, 1824 में और 1835 में, 1843 में, 1845 में और 1849 में। तो 1814 ईस्वी में किसका विद्रोह था? जींद का विद्रोह। किसका? जींद का विद्रोह। शासक कौन था भाई विद्रोह करने वाला? प्रताप सिंह। दिखे भाई, देखिए 1814 ईस्वी में जींद का विद्रोह होता है और शासक कौन था? प्रताप सिंह। उसके बाद 1818 में रानिया का विद्रोह। इसका रानिया का विद्रोह। शासक कौन था? जाबित खां। कौन था? जाबित खां। एक बार नोट कर लो भाई इसकी। हैं? रानिया रियासत है सिरसा के अंदर पड़ती है शायद भाई। सिरसा के अंदर, सिरसा के अंदर। ठीक है। उसके बाद 1818 में। ठीक है। देखिए एक बार भाई, देखिए भूपेंद्र। उसके बाद छछरौली का विद्रोह। छछरौली का विद्रोह। ठीक है। छछरौली का विद्रोह। छछरौली तो भाई यमुनानगर में है। किसमें? ठीक है। छछरौली का विद्रोह किसने किया? जोधा सिंह ने। ठीक है। उसके बाद किसानों का विद्रोह। किसानों का विद्रोह। ठीक है। किसानों का विद्रोह खड़ा हुआ हिसार में, रोहतक में और गुरुग्राम में। गुरुग्राम। ठीक है। उसके बाद किसानों का विद्रोह गया भाई 1835 में बनावली का विद्रोह। बनावली फतेहाबाद में पड़ा भाई। बनावली का विद्रोह 1835 ईस्वी में कब हुआ? 1835 ईस्वी में।
और ये किसने कराया? गुलाब सिंह ने। किसने कराया? गुलाब सिंह ने। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये। उसके बाद 1843 का विद्रोह, यानी कैथल का विद्रोह। किसका? कैथल का विद्रोह। कैथल का विद्रोह किस किसने कराया भाई? गुलाब सिंह ने, गुलाब सिंह ने, और प्लस में साहिबा, साहिबा कौर थी भाई, साहिब कौर, साहिब कौर। उसके बाद लाडवा का, ठीक ठीक ठीक, लाडवा का विद्रोह। लाडवा का विद्रोह किसने किया? अजीत सिंह ने, अजीत सिंह ने। ठीक है, 1849 में सिखों का विद्रोह। भाई ये सिखों का विद्रोह जो है सिर्फ एक सिख और अंग्रेजों के बीच में एक भयंकर विद्रोह माना गया है 1849 में। इसका कोई नेता नहीं था, ठीक है, कोई शासक नहीं था। ठीक है, तो एक बार इन विद्रोह को दोबारा रिपीट कर देते हैं भाई, याद कर लियो भाई। ठीक है, 1814 ईस्वी में जींद का विद्रोह, नोट भी कर लियो भाई, साथ साथ में कर। जींद का विद्रोह, शासक कौन था? प्रताप सिंह। तो ठीक है, शासक कौन था? नेतृत्वकर्ता कौन था? प्रताप सिंह। नेतृत्वकर्ता कौन था? प्रताप सिंह। यानी प्रताप कहता है कि महाराणा प्रताप हो गया, वो क्या हो गया? बहुत जिद्दी हो गया, यानी वो कदे युद्ध नहीं कर रहा था भाई। ठीक है, तो जिद्दी था, यानी जींद का विद्रोह किसने कराया? प्रताप सिंह ने। किसने कराया? एक ट्रिक है बस याद करनी, अपना तरीका था बिना इसको हम, ठीक है, किस तरह भी कर लियो भाई। ठीक है, उसके बाद ये कब हुआ था? 1814 में जींद का विद्रोह, प्रताप सिंह ने। 1818 ईस्वी में रानी का विद्रोह, जाबित खां। यानी 1818, यानी 1818, यानी दो रानियां, यानी दो रानियां। दो रानियां कौन रखे कर दे भाई? जो समय बीत गया, जो समय बीत गया, 20 से जाबित खां और रानिया का विद्रोह दो, यानी 1818 में क्या? रानिया का विद्रोह किसने कराया? जाबित खान। अपने शब्द इसको भाई। ठीक है, ठीक है, वो तो अपने तरीके हैं, बस सबसे कह रहे हैं कि 1818 में सबसे ज्यादा रानियां किस पे थी? जाबित खां पे। किस पे थी? जाबित खां पे। तो अपने ट्रिक है। उसके बाद फिर 1818 है भाई, 18 तो ये डबल 6 रही है, क्या रही है? डबल 6, यानी छछरौली, यानी छछरौली 1818। और कौन था नेतृत्वकर्ता या शासक? जोधा सिंह। क्या था? जोधा सिंह। 1824 में किसानों का विद्रोह, ये तो आम बात है भाई, सारी याद कर लें क्योंकि हरियाणा में तो किसानों का विद्रोह चल जाए। ठीक है, 1824 ईस्वी में आया। ठीक है, और 1924 में एक छोटू राम ने जमींदारा लीग बनाई थी भाई, तो अभी इससे रिलेटेड थी। ठीक है, यू 1824 है, वो 1924 है। और यू कहाँ कहाँ है भाई? हिसार, रोहतक और गुरुग्राम में है। ठीक है, उसके बाद 1835 ईस्वी का विद्रोह, ठीक है, करने वाला कौन था? गुलाब सिंह। और कहां पर होया? बनावली का विद्रोह, यानी बनावली का विद्रोह, यानी कोई गुलाब था, ठीक है, किसी डिपार्टमेंट में ग्रुप डी के अंदर, उसने क्या किया? एक अफसर ने गुलाब 35 कप चाय बना ला। कितने? 35 कप चाय के बना लिया। ठीक है, तो क्या हो गया? 1835 में बनावली का विद्रोह, गुलाब सिंह ने। ठीक है, उसके बाद 1843 का विद्रोह, यानी कैथल का विद्रोह। थल, थल के है जमीन है, गुलाब कहां पड़ा है? जमीन पे है। ठीक है, और वो गुलाब ने, और जो ठाया गुलाब वो किसको दे दिया? साहिब कौर को। किसको दे दिया? साहिब कौर को। ये सिर्फ ट्रिक है भाई। ठीक है, तो 1843 ईस्वी का विद्रोह, कैथल का विद्रोह, यानी थल गुलाब सिंह, और गुलाब किसको देता है? साहिब कौर को। ठीक है, उसके बाद प्रपोजल डे 1845 ईस्वी, यानी लाडवा का विद्रोह। भाई कुछ नहीं है, ठीक है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। ठीक है, यहाँ सिर्फ एक ट्रिक है याद करने की। ठीक है, लाडवा का विद्रोह, लाडला कौन है? अजीत सिंह है। कौन है? अजीत सिंह है। लाडला तो जो नौकरी लगेगा वही है भाई समाज का, तो जो समाज में प्रूव करके दिखावा हाँ मैं सियार हूँ, न्यू कुछ नहीं बनना भाई। मैंने 80 ले लिए, 90% ले लिए, चाहे तो भाई 99 लिया, तो देश 99 लेकर भी आने लग रहा, वहां भी भीड़ एडमिशन होगी, लेकिन जो नौकरी लग गया तो समाज तो से ना मानना भाई। ठीक है, यह बात सत्य है, सत्य रहेगी। लेकिन आप चलो मेहनत जारी रखते हैं भाई। बस सोचा कई बच्चे ने मैंने 2 महीने को पढ़ देना है तो 2 महीने में नौकरी लग जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है,
भाई मेहनत जारी रखेगा, ठीक है, और नसीब हो नहीं, नसीब बनाना पड़ा है, ठीक है। मान ले कोई बच्चा आईपीएस बनना चाह रहा है और वो बिल्कुल नहीं तैयारी करता, बिल्कुल भी तैयारी नहीं करता, तो अपन यूं नहीं कहेंगे उसका नसीब में नहीं है, उसकी तो मेहनत स्टार्ट नहीं करी है भाई, उसकी तो मेहनत स्टार्ट नहीं करी है। लेकिन आप उसका नसीब कमांगे, भाई 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे मेहनत करने लग रहे हैं, 8 लग गए, कितने लग गए 8, ठीक है। मेहनत कितने ने करी थी 10 ने, 2 रह गए, तो एक आप क्या बोल रहे हैं भाई इनका नसीब नहीं था, ठीक है। सबने भाई 100 नंबर का पेपर है, 100 में सबने मान के चलो, अगर डिफिकल्ट पेपर है 65 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन आवा सबने, तो 65 तो मैं ठीक हुआ नहीं, मैं तुक्के बोलना बा, वो नसीब क्यों है, वह किस्मत क्यों है, ठीक है। जिसके लग गए वो लग जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने तो 10 के 10 ना करी है भाई, ठीक है। तो ये नसीब और किस्मत का भी फर्क समझ में आ गया। 1845 लाडवा का विद्रोह, 80 तो लाडला कौन है, अजीत है। उसके बाद 1829 में सिक्कों का विद्रोह, यूपीएससी के लिए एक शेर है कि चल पड़े हैं राहों में तो मंजिल मिल ही जाएगी, चल पड़े हैं राहों में, वो लोग हैं जो घर से निकले ही, हाँ जो घर से निकले ही नहीं, चल पड़े हैं तो मंजिल मिल ही जाएगी, जो चल पड़े हैं राहों पर, चल पड़े हैं राहों पर मंजिल तो मिल ही जाएगी, गुमराह तो है जो घर से निकले। यानी कहने का मतलब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। कोशिश करने के बाद शुरुआत तो करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। तो ये विद्रोह समझ में आए होंगे, ठीक है। उसके बाद 1849 तक सिखों का विद्रोह, ठीक है। उसके बाद थोड़ा और भाई करावांगे, उतार लिए होंगे, साफ कर दूं तो भाई कोई भी बुक ले लियो यार जीके की, हाँ तो इनकी कल ना पढ़कर है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और भाई लाइव भी जल्दी आए करेंगे, ठीक है। 1-2 दिन वीडियो ऐसे डाल रहे हैं, लाइव का भी आप जल्दी ही सेटअप करेंगे, ठीक है। तो आप कहाँ पहुंच गए, 1849 तक पहुंच गए थे विद्रोह। अब क्या है, पूरे भारत के अंदर 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आप ऑल इंडिया जीके में पढ़ेंगे, लेकिन आपने यहाँ के पढ़ना है हरियाणा जी के बारे में। तो 1857 क्रांति का एक क्वेश्चन बनता है जो न्यू बुक आई एनसीईआरटी की, ठीक है। तो 1857 ईस्वी की क्रांति का, 1857 ईस्वी की क्रांति का आगाज कहां से हुआ था, क्वेश्चन है भाई, बोलियो 1857 ईस्वी की क्रांति का आगाज कहां से हुआ था। 1857 ईस्वी की क्रांति का आगाज भारत के अंदर कहां से हुआ था। ये क्वेश्चन बदल चुका है, पहला के माने कर दिया मेरठ, लेकिन अब के उत्तर होगा अंबाला, क्या होगा अंबाला, जहां पर नथुराम गोडसे को फांसी दी गई थी, ठीक है, गांधी की हत्या करने पर, ठीक है। किसकी हत्या करने पर, गांधी। तो उसी अंबाला से 1857 क्रांति का आगाज होता है, सुबह और दोपहर को मेरठ से होता है, लेकिन पहला आंसर क्या होता था मेरठ, लेकिन अब आंसर क्या लगाना है अंबाला। शुरुआत कब होती है 10 मई को, कब होती है 10 मई को, ये भी ध्यान में रख लेंगे। अंबाला साइंस सिटी है भाई, यहाँ 20% लगभग साइंस का वैज्ञानिक उपकरण अंबाला से मिलते हैं, जिसका नाम अंबिका देवी के नाम पर पड़ा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कहां से मिलते हैं, अंबाला से, ठीक है। तो यहां से 1857 क्रांति का आगाज होता है। तो 1857 तक हरियाणा किसका हिस्सा था, यूपी का। उसके बाद 1857 में यानी कह सकते हैं दिल्ली का, दिल्ली भी कहां आता है जब यूपी के संयुक्त प्रांत बोले करते वैसे। इब जो हरियाणा है 1858 में 1858 ईस्वी में 1857 क्रांति के बाद हरियाणा किस में मिला दिया जाता है, पंजाब के अंदर। किस में मिला दिया जाता है, पंजाब के अंदर। और 1858 से 1966 तक हरियाणा किसके अंदर रहता है, पंजाब के अंदर। किसके अंदर रहता है, पंजाब के अंदर। 1858 से 1966। तो आंसर क्वेश्चन पूछेगी एसएससी 1858 के ईस्वी में हरियाणा किसका हिस्सा था, तो किसका हिस्सा था, पंजाब का। किसका, पंजाब का। और 1966 तक हरियाणा किसके अंदर अंदर रहता है, पंजाब में, ठीक है। उसके बाद तो 1911 में हरियाणा 1911 में भारत की राजधानी की घोषणा कब होती है, 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी होगी, 1911 में घोषणा कर दी जाती है। उसके बाद 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन जाती है। तभी से लेकर मांग उठने लगती है
हरियाणा को पंजाब से निकालकर किस में मिलाया जाए, दिल्ली के अंदर मिला जाए, क्योंकि भाई जो राजधानी होती है उसका विकास जल्दी होता है, उसका विकास जल्दी होता है, क्योंकि राजधानी के अंदर इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा किया जाता है। तो हरियाणा के लोग किसमें करने लगे भाई, हरियाणा को अलग करके दिल्ली में मिलाया जाए। लेकिन भारत की राजधानी कौन सी है, नई दिल्ली है। कौन सी है, नई दिल्ली है, जो 1931 में भारत की राजधानी बनती है। ठीक है, उसके बाद 1920 में मुस्लिम लीग की एक बैठक होती है दिल्ली के अंदर, उसमें भी यही मांग दोहराई जाती है कि हरियाणा को दिल्ली में मिलाया जाए, हरियाणा को दिल्ली में मिलाया जाए। उसके बाद 1925 ईस्वी में एक पीरजादा मोहम्मद हुसैन, मुस्लिम लीग की बैठक होती है 1925 में, प्रवक्ता के नाम ठीक है, 1925 ईस्वी में मुस्लिम लीग की एक बैठक होती है, ठीक है। उसके अंदर एक स्वागत समिति के अध्यक्ष, कौन सी एक समिति आती है भाई जिसका नाम था स्वागत समिति, स्वागत समिति, ठीक है। इनका अध्यक्ष कौन था, पीरजादा मोहम्मद हुसैन, पीरजादा मोहम्मद हुसैन, लिख लियो भाई अपने तरीके से, ठीक है। पीरजादा मोहम्मद हुसैन। 1925 में मुस्लिम लीग की एक बैठक में स्वागत समिति आती है जिसके अध्यक्ष कौन थे, पीरजादा मोहम्मद हुसैन, और ये भी ये मांग उठाते हैं हरियाणा को किसमें मिलाया जाए, दिल्ली के अंदर, हरियाणा को दिल्ली के अंदर। फिर 1928 ईस्वी में तीन व्यक्ति हैं भाई, 1928 ईस्वी में तीन व्यक्ति होते हैं जो हरियाणा को किसमें मिलाने की मांग करते हैं, पंजाब में। तो एक था पंडित श्री राम शर्मा जिसने हरियाणा का इतिहास लिखा था, ठीक है, पंडित श्री राम शर्मा। उसके बाद पंडित नेकी राम शर्मा, पंडित नेकी राम शर्मा, जो हरियाणा के हैं केसरी, हरियाणा केसरी, हरियाणा केसरी। पंडित नेकी राम शर्मा के हरियाणा के, हरियाणा केसरी, ठीक है। उसके बाद एक और व्यक्ति होता है दीनबंधु गुप्ता, ठीक है, दीनबंधु गुप्त, ठीक है। ये भी क्या है, ये तीनों व्यक्ति 1928 में महात्मा गांधी जी को आग्रह करते हैं कि हरियाणा को किसमें मिलाया जाए, दिल्ली के अंदर, ठीक है, किसमें मिलाया जाए, दिल्ली के अंदर। तो यह बात समझ में आई भाई, पंजाब से अलग करके हरियाणा को दिल्ली में मिलाया जाए, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो 1857 की क्रांति के बाद 1858 में क्या कर दिया गया है, हरियाणा को पंजाब में मिला दिया जाता है। उसके बाद 1858 से 1966 तक हरियाणा किसके अंदर रहता है, किसके साथ रहता है, पंजाब के साथ, ठीक है। तो 1920 में पहली मांग उठती है कि हरियाणा को, मुस्लिम लीग की बैठक थी, हरियाणा को दिल्ली में मिलाया जाए। फिर 1925 ईस्वी में मुस्लिम लीग की बैठक में एक स्वागत समिति आती है जिसके अध्यक्ष कौन है, पीरजादा मोहम्मद हुसैन। वो मांग उठाते हैं कि हरियाणा को किसमें मिलाया जाए, दिल्ली में। फिर तीन व्यक्ति, पंडित श्री राम शर्मा जो हरियाणा का इतिहास नामक लिखी थी पहले में भाई, हरियाणा का इतिहास नामक पुस्तक है, हरियाणा का इतिहास नामक पुस्तक लिखी, ठीक है। कहाँ के थे, झज्जर के, कहाँ के थे, झज्जर के। और पंडित नेक राम शर्मा हरियाणा केसरी थे, ठीक है। एक दीनबंधु गुप्ता, इनकी मांग गांधी से आग्रह किया कि हरियाणा को अलग किया जाए, दिल्ली में मिलाया जाए, ठीक है। उसके बाद तीन गोलमेज सम्मेलन होते हैं भाई, उनकी डेट क्या है, 30, 31, 32, 1930, 1931, 1932। गोलमेज सम्मेलन यानी गोलमेज के चारों ओर बैठना, वो क्या थे, गोलमेज सम्मेलन कहाँ होते हैं भाई, लंदन के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं, लंदन के। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में मांग उठती है 1931 में, कौन थे, सर जोफ्री कार्बोट, कौन थे, सर जोफ्री कार्बोट, ठीक है। तो पंजाब किसकी तरफ से, किसका नेतृत्व कर रहे थे 1931 में, इसमें में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, ठीक है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में 1931 ईस्वी में कौन मांग उठा रहा है, सर जोफ्री कार्बोट, पंजाब की तरफ से भाई, सर जोफ्री कार्बोट पंजाब की तरफ से कि पंजाब को अलग किया जाए, ठीक है। समझ में आएगी इतना, तो साफ कर दूं, उतार लिया, ठीक है। सभी भाई अपने नोट्स अपनी बना लेंगे कॉपी के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद 1932 में कौन मांग उठाया भाई, दीनबंधु गुप्त, फिर, ठीक है। उसके बाद 1948 ईस्वी में मास्टर तारा सिंह किया गया है भाई पंजाबी सूबे को हरियाणा की तरफ से 1932 में गोलमेज सम्मेलन का नेतृत्व दीनबंधु
तो 1948 में पहुंच जाओ भाई। ठीक है, 1947 में भारत आजाद हो जाता है। ठीक है, आजाद तो भाई आप पहले भी थे। ठीक है, क्योंकि देश तो पहले भी था, लेकिन ये तो एक प्रशासन था, यानी एक सत्ता थी जो कि है भारत के लोगों में हस्तांतरित कर दी जाती है भाई। ठीक है, तो हरियाणा किसके अंडर है गया? किसका? हरियाणा। 1947 ईस्वी में एक क्वेश्चन पूछा था भाई एचएससी ने कि हरियाणा कब आजाद हुआ? तो पहला ऑप्शन दे रखा था 1 नवंबर 1966। ये दे रखा था 1 नवंबर 1966। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन था 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947। तो हरियाणा कब आजाद हुआ था? तो बहुत सारे बच्चे मोस्टली ये आंसर करके आए थे, लेकिन भाई 1 नवंबर 1966 को तो हरियाणा राज्य बना था, लेकिन हरियाणा तो भारत के साथ ही आजाद हुआ था। तो आंसर क्या होगा? 15 अगस्त 1947। क्या होगा? 15 अगस्त 1947। उसके बाद 1948 ईस्वी में मास्टर तारा सिंह पंजाबी सूबे की मांग करते हैं, यानी पंजाब को एक अलग राज्य दे दीजिए। ठीक है, कौन? 1948 में मास्टर तारा चंद। तो मास्टर तारा चंद 1948 में क्या करते हैं? मांग करते हैं कि पंजाबी सूबे की, यानी पंजाब को एक अलग राज्य बना दिया जाए। सूबे भाई राज्य ही होता है, सूबे क्या होता है? राज्य ही होता है। ठीक है, तो 1949 ईस्वी में एक होते हैं पंजाब के सीएम भीमसेन सच्चर। भीमसेन सच्चर कौन? भीमसेन सच्चर। ठीक है, तो पंजाब के जो सीएम थे भीमसेन सच्चर, ये के फार्मूला लाते हैं 1 अक्टूबर 1949 को। 1 अक्टूबर 1949 को 1 अक्टूबर 1949 को जो पंजाब के सीएम थे भीमसेन सच्चर, वो एक फार्मूला लिया है। तो फार्मूला के नाम था सच्चर फार्मूला। सच्चर फार्मूला, सच्चर फार्मूला। तो सच्चर फार्मूला क्या था भाई? इसकी हरियाणा और पंजाब को, यानी पंजाब को दो क्षेत्र में बांट दिया। हिंदी एक क्षेत्र है और पंजाबी एक क्षेत्र है। हिंदी एक क्षेत्र है और पंजाबी एक क्षेत्र है। पंजाबी एक क्षेत्र। ठीक है, यानी हिंदी एक क्षेत्र में जो रोहतक है, करनाल है, ठीक है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, वे जिले आते थे। और पंजाबी क्षेत्र में जो बच गए वे सभी जिले आते थे। यानी इसके तहत हिंदी क्षेत्र में पहली भाषा हिंदी और दूसरी भाषा पंजाबी, और पंजाबी क्षेत्र में पहली भाषा पंजाबी और दूसरी भाषा हिंदी इस सच्चर फार्मूला के तहत लागू गई। और लेकिन ये फार्मूला फेल हो जाता है, क्योंकि जो हिंदी क्षेत्र था, ठीक है, उसमें पंजाबी भाषा दूसरी थी, उसको पढ़ने में असमर्थ था, यानी जरूरी करके थी भाई वो, ठीक है, लेकिन पढ़ने में असमर्थ था। और पंजाबी लोग हिंदी को पढ़ने में असमर्थ थे, तो ये फार्मूला क्या है? फेल हो जाता है भाई। ठीक है, तो फिर और हिंदी क्षेत्र का जो क्षेत्र था उसका जो नेतृत्व करते थे वो बलवंत तायल। कौन थे? बलवंत तायल। बलवंत तायल। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, उसके बाद पूरे भारत में ये चीजें चल रही थी, कहीं भाषा के आधार पर झगड़ा था, कहीं सीमा के आधार पर झगड़ा था। तो भाषा आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। कब बना? 1953 ईस्वी के अंदर आंध्र प्रदेश भाषा आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। तो इसके जो आंध्र प्रदेश बना उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? श्री रामुलु। कौन थे? श्री रामुलु। तो भारत सरकार ने क्या किया? एक आयोग का गठन किया, जिसका नाम क्या था? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य गठन आयोग। यह आयोग क्या काम करता है कि भाई देखो कहां जाके किस बात पर झगड़ा है, ये भाषा या सीमा के आधार पर। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? फजल अली आयोग को। फजल अली को। और फजल अली आयोग तभी इसी को दूसरा नाम क्या दिया गया? फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे? हाँ, फजल अली थे। ठीक है, तो फजल अली 1953 के अंदर आता है और 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपता है।
1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपता है और 1956 में भारत के अंदर 14 राज्य है और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाते हैं भाई। 6 केंद्र शासित प्रदेश, और इसमें पंजाब भी शामिल था लेकिन हरियाणा नहीं था। हरियाणा किसके साथ था? पंजाब के ही साथ था। ठीक है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाते हैं। उसके बाद 1965 के अंदर फतेह सिंह, कौन? 1965 में फतेह सिंह आमरण अनशन का अल्टीमेटम देते हैं सरकार को 25 दिन का कि आप या तो हरियाणा और पंजाब को अलग कर दीजिए, यानी पंजाब को अलग राज्य दे दीजिए, ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, आमरण अनशन शुरू कर देंगे। और सरकार को 25 दिन का अल्टीमेटम देते हैं। तभी सरकार हुक्म सिंह की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन करती है। हुक्म सिंह की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन करती है। और हुक्म सिंह उस समय लोकसभा के क्या थे भाई? स्पीकर थे। लोकसभा के क्या थे? स्पीकर थे। कि भाई तो इस हुक्म सिंह को यह जिम्मेवारी दी जाती है कि देखिए इस मामले को हरियाणा और पंजाब के 1965 में, ठीक है, 1965 में एक हुक्म सिंह आयोग की गठित कर दिया जाता है। तो हुक्म सिंह क्या करता है भाई? एक अलग से, ठीक है, सीमा आयोग का गठन करता है जो हरियाणा और पंजाब की सीमा को अलग अलग करेगा, ठीक है। और इसका नाम था सीमा आयोग। क्या था? सीमा आयोग। क्या नाम था? सीमा आयोग, ठीक है। जो हुक्म सिंह आयोग बना था वो, इसकी डेट है 23 सितंबर दिखा भाई, 23 सितंबर 1965, 23 सितंबर 1965, ठीक है। और हुक्म सिंह ने क्या करा है? एक सीमा आयोग का गठन करा है, सीमा आयोग का, ठीक है। इसको जेसी शाह आयोग भी बोला जाता है क्योंकि इस सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जेसी शाह थे। और इस सीमा आयोग के अंदर 3 सदस्य थे, जेसी शाह, ठीक है। दूसरे एस दत्त, कौन थे? एस दत्त। और तीसरे एमएम फिलिप्स, ठीक है, एमएम फिलिप्स तीसरे इस आयोग के अंदर थे। थोड़ा बस साफ लिख लियो, फिलिप्स, ठीक है। और इस सीमा आयोग का दूसरा नाम क्या था? जेसी शाह आयोग, क्योंकि जेसी शाह क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। और इसका गठन कौन करता है? सरदार हुक्म सिंह की कमेटी, जो 23 सितंबर 1965 को सरकार ने गठित की थी। उसने कहा कि आप ये काम करवाइए चाहे किसी से भी। तो उन्होंने क्या किया? सीमा आयोग का गठन कर दिया जिसका दूसरा नाम था जेसी शाह आयोग, ठीक है। और जेसी शाह आयोग में या सीमा आयोग में 3 सदस्य थे, जेसी शाह, एस दत्त, एमएम फिलिप, ठीक है। और जो इसका गठन किया गया उसकी डेट थी 23 अप्रैल 1965, 23 अप्रैल 1965। तो 23 सितंबर 1965 को हुक्म सिंह, उसके बाद 23 अप्रैल 1965 को सीमा आयोग, ठीक है। तो ये अपनी रिपोर्ट कब सौंपता है? ठीक है, 23 अप्रैल 1966 को गठित हुआ भाई, 23 अप्रैल 1966 को, सॉरी, ठीक है, 23 अप्रैल 1966 को। 23 सितंबर 1965 को तो कौन हुआ है? हुक्म सिंह। लेकिन सीमा आयोग का गठन 23 अप्रैल 1966 को, ठीक है। उसके बाद ये अपनी रिपोर्ट कब सौंपता है? 31 मई 1966 को, ठीक है, सरकार को या हुक्म सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंप देता है सीमा आयोग। तो इस प्रकार 18 सितंबर को एक बिल पास हो जाता है, ठीक है, 18 सितंबर 1966 को, ठीक है, 18 सितंबर 1966 को राज्य पुनर्गठन बिल पारित हो जाता है। 18 सितंबर 1966 को राज्य पुनर्गठन बिल पारित हो जाता है कि हरियाणा और पंजाब को अलग अलग कर दिया जाए, ठीक है। तो जब 31 मई 1966 को, तो 18 सितंबर 1966 को एक बिल पारित हो जाता है, ठीक है, बन गया भाई हरियाणा। और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा एक अलग राज्य बन जाता है, ठीक है। 18वां संवैधानिक संशोधन था, कौन सा था? 18वां संवैधानिक
संशोधन के तहत हरियाणा 18वां राज्य बन जाता है भाई। हाँ 18वां राज्य बन जाता है। और ना 18वां संवैधानिक संशोधन था और 17वां राज्य बन जाए। 17वां राज्य संवैधानिक संशोधन कौन सा था? 18वां। और राज्य कौन सा बना? 17वां। इससे पहले दो राज्य बनते हैं 1960 के अंदर, मुंबई से गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र मई 1960 में दो राज्य बनते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र। पहला मुंबई हुआ करता भाई, ठीक है। 14 पहले बने थे, दो ये बन गए 16, और 17वां कौन बना? हरियाणा, ठीक है। कौन सा संवैधानिक संशोधन था? 18वां, ठीक है। 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। एक बार बंद करिए, ठीक है, ठीक है। अरे बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हरियाणा को पंजाब से कितना हिस्सा मिला भाई? 35.18%। कितना? 35.18%। 35.18% हरियाणा को पंजाब से 100% में था, कितना मिला? 35.18%, ठीक है। तो कर लो भाई, 1 अक्टूबर 1969 को 70 फार्मूला के तहत हिंदी क्षेत्र और दो क्षेत्र ने दिए, पंजाबी क्षेत्र, हिंदी क्षेत्र जो हिंदी बोलते थे, पंजाबी क्षेत्र जो पंजाबी बोलते थे, ठीक है। ये फार्मूला फैल हो गया। तो हिंदी क्षेत्र के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय, ठीक है, ठीक है। फिर 1965 एक राज्य पुनर्गठन आयोग आया जिसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली, ठीक है। वो अपनी रिपोर्ट 1955 सौंपे। 56 में भारत के अंदर 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश हो जाए, ठीक है। 1965 में फतेह सिंह आमरण अनशन शुरू कर दिया, सरकार को 25 दिन का अल्टीमेटम देगा कि पंजाब को एक अलग राज्य बनाया जाए, ठीक है। तो सरकार सरदार हुक्म सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करती है, आयोग गठित करती है। कब? 23 सितंबर 1965 को। और युवा आयोग क्या करता है? एक सीमा आयोग का गठन करता है, यानी 23 अप्रैल 1966 को, ठीक है। इस आयोग में जस्टिस एस दत्त और एम फिलिप्स 3 सदस्य थे। इनका अध्यक्ष कौन था? जस्टिस है। इसीलिए इसको सीमा आयोग को जस्टिस अध्यक्ष बोला जाता है। ये अपनी रिपोर्ट 31 मई 1966 को सौंपता है, ठीक है। और 18 सितंबर 1966 को राज्य पुनर्गठन बिल पारित हो जाता है और हरियाणा और पंजाब को अलग कर दिया जाता है। और 18वां संवैधानिक संशोधन हुआ भाई, और 17वां राज्य हरियाणा बन जाता है 1 नवंबर 1966 को। और हरियाणा को पंजाब का 35.18% हिस्सा ही आपने मिलता है, ठीक है। और हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ को बना दिया जाता है, जिस पर पंजाब का 60% हक है और हरियाणा का कितना हक है भाई? 40% हक है। और उसका पंजाब का कितना है? 60%, चंडीगढ़ के ऊपर हक है। इससे आगे करने पड़ेंगे। ये था हरियाणा का गठन, ठीक है। अगर क्लास पसंद आई हो तो भाई सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और लाइक करें, ताकि आने वाले समय में हमें मोटिवेट मिले, ठीक है। और क्लास बनाने का तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें और क्लास को देखें और अपने नोट्स बनाए साथ साथ में। भाई जल्द ही ये हरियाणा जी के कंप्लीट करा दी जाएगी और मैथ भी, उसके बाद रीजनिंग और अन्य क्लासेज शुरू कर देंगे, ठीक है। और आपकी हरियाणा सिटी 2024 की तैयारी करा देंगे, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का, ठीक है, कर देंगे। बिल्कुल।